हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वीएस एजुकेशन के साथ। मैं अनुराग सक्सेना स्वागत करता हूं आपका आरएम सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम देख रहे थे एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं, महत्वपूर्ण पेपर शुरू करने वाले हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र पहले एक यूनिट के रूप में शामिल था पेपर नंबर 3 में, आपके पुराने सिलेबस में पेपर नंबर 2 में, लेकिन इस बार शामिल हो गया है ये टॉपिक। ठीक है, इस बार पूरा का पूरा समाजशास्त्र एक एक यूनिट के रूप में, पेपर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया है आपके सिलेबस में। यही कारण है कि अब समाजशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हुआ है, ना कि एक यूनिट। पूरा एक विषय बना दिया गया है 5 यूनिट का। 150 नंबर का एक पेपर तैयार हो चुका है समाजशास्त्र। अभी तक आप प्री में पढ़ते थे कोर सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब प्री में वो टॉपिक जो केवल समाजशास्त्र में नहीं है, प्री में नहीं है, लेकिन मेंस में मेजर मेजर पोर्शन कवर करेगा समाजशास्त्र आपका। तो अगर आपका कोर सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन अगर आपका समाजशास्त्र अच्छा नहीं है, तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंस के हमारे इस लेक्चर में, मेंस के हमारे इस टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे समाजशास्त्र के विषयों से। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो इकाई नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में समाजशास्त्र का जो पहला टॉपिक है वह है समाज की परिकल्पना या समाज की भारतीय संकल्पना। इसके अलावा शामिल किया गया है परिवार, और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किया गया है वो है नातेदारी, किंगशिप कहते हैं इसे हम। अब ये सामाजिक परंपरा या समाज की संकल्पना क्या है, परिवार होता क्या है, नातेदारी क्या होती है, इन 3 टॉपिक को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए पूरी की पूरी हमारा जो सिलेब कोर्स होगा, इस पूरे कोर्स में, इस पूरी यूनिट में और पूरे के पूरे इस पेपर में आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इसके लिए अलावा आपको किसी किताब से पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। याद रखिएगा, ये कंप्लीट मिलेगा आपको, तो आपको जरा समय खर्च नहीं करना है, आपको टॉपिक वाइज चीजें पढ़ती जानी है। क्योंकि आपने समाजशास्त्र कभी पढ़ा नहीं होगा, बहुत से जिन लोगों ने बीए में पढ़ा हो, एमए किया हो समाजशास्त्र, बात अलग है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी कम होगी। ठीक है, तो आपने प्री में नहीं पढ़ते हैं इन चीजों को, लेकिन मेंस में तो एक पेपर बन चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की। और पहला टॉपिक हमारा आएगा समाज की भारतीय संकल्पना, कि सोसाइटी को लेकर भारतीयों की सोच क्या है, या भारतीय संस्कृति की, भारतीय समाज की सोच क्या है सोसाइटी को लेकर। सोसाइटी एक अलग शब्द है अपने आप में। हम कहते हैं पश्चिमी समाज, हम कहते हैं भारतीय समाज, हम कहते हैं चाइनीज समाज, हम कहते हैं इस्लामिक समाज, मुस्लिम समाज, हम कहते हैं यहूदी समाज। तो समाज शब्द का इस्तेमाल तो हर जगह पर हो रहा है, लेकिन इस समाज में, ठीक है, भारतीय संकल्पना कैसी है या भारतीयों की सोच क्या है सोसाइटी को लेकर, इसे जानने का हम प्रयास करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले हम भारतीय समाज की परिकल्पना, समाज की भारतीय संकल्पना संकल्पना के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब आसान भाषा में क्या है? इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं। हमारी ऐसी सोसाइटी में हमारे ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो हमें यूनिक बनाते हैं, जो हमें विशेष बनाते हैं। हम कहते हैं कि दुनिया कहती है कि भारतीय संस्कृति से सीखिए। हम कहते हैं, न्यूज़ चैनल में देखिए, डिबेट में कहा जाता है, या ज़्यादातर नेताओं के भाषणों में होता है कि हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है, हमें भारतीय समाज हमारा ये कहता है, भारतीय समाज हमारा ये कहता है। ये समाज कह क्या रहा है? ऐसे कौन से लक्षण हैं जो दुनिया की दूसरे समाजों में देखने को नहीं मिलते, वो केवल भारतीय समाज में ही हैं। यानी ये संकल्पना वाला टॉपिक हमारा भारतीय समाज की विशेषताओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं समाज की भारतीय संकल्पना के बारे में। तो पहली चीज तो याद रखिएगा कि भारत की संकल्पना की बात होती है, तो पहली बात तो भारतीय समाज कैसा है? बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है अपने आप में। हमारा समाज एकल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ डाइवर्सिटी का मतलब एनवायरमेंटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सोसाइटी में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हों। ऐसा कोई देश नहीं होगा। ब्रिटेन में सभी लोग इंग्लिश बोलते होंगे, बोलते हैं। ठीक है, कनाडा में सभी लोग इंग्लिश या स्पेनिश या कैनेडियन बोलते हैं, 3 ही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, असमिया, कितनी भाषा हैं, कश्मीरी, उर्दू, नेपाली। ठीक है, 50 आपके 22 भाषाएं तो केवल संविधान में है हमारी। बहुत सी भाषाएं तो ऐसी जिनको भी दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही है लंबे समय तक। यानी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यानी यही कारण है कि समाज की जो सोच है, समाज की जो आयाम है, वो भी कई सारे हैं, डायमेंशन है। यही कारण है कि इंडियन सोसाइटी कैसी है? बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशन है। आप किसी एक व्यक्ति की सोच को या एक समाज के किसी एक वर्ग की सोच को ये नहीं कह सकती कि ये भारतीय समाज है। ठीक है, उत्तर भारत का परिवार एक अलग तरीके से सोचता है, दक्षिण भारत का परिवार एक अलग तरीके से सोचता है।
दोनों ही भारतीय समाज का हिस्सा हैं। इसका मतलब हमारा समाज एकल आयामी नहीं है या दो आयामी नहीं है, बल्कि बहुआयामी है। हम अपने चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से सोचते हैं, अलग अलग तरीकों से देखने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब पहली बात तो ये मालूम पड़ी कि बहुआयामी है। क्यों आयामी है? क्योंकि हमारे यहाँ कई प्रकार की जनजातियां हैं, कई प्रकार की कास्ट सिस्टम है, भाषाएं हैं, धर्म है, ठीक है, इन सबको मानने वाले लोग रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय समाज में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डायमेंशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कहते हैं कि भाषाओं को लेकर, जैसे हम कहते हैं धर्म, ठीक है, इजराइल में एक ही धर्म के लोग रहते हैं, यहूदी। सऊदी अरब में ज़्यादातर एक ही धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम, ठीक है, याद रखिएगा। इटली में एक ही धर्म के लोग रहते हैं ज़्यादातर, जो है क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन क्या भारत में एक ही धर्म के लोग रहते हैं? भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यहूदी भी रहते हैं। तो इतने धर्मों के लोग, दुनिया में इतने धर्मों वाले लोग, डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती जितनी भारतीय समाज में देखने को मिलती है। यही कारण है भारतीय समाज कैसा है, बहुआयामी है। क्लियर है? दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है, विशेषता या दूसरा जो हमारा संकल्पना है हमारी सोसाइटी को लेकर, भारतीय समाज को लेकर, कि भारतीय समाज में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है, शहरी भी शामिल है और जनजातीय क्षेत्र भी शामिल है। केवल सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि हम ग्रामीण समाज की बात कर रहे हैं, सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि हम केवल शहरों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ शहर भी शामिल है, अर्बन सोसाइटी भी शामिल है, रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज भी शामिल है, और साथ ही साथ हमारी ट्राइबल सोसाइटी भी शामिल है। और ट्राइबल सोसाइटी कितनी मायने रखती है कि आपके सिलेबस में, नए वाले सिलेबस, न्यू सिलेबस में यूनिट नंबर 10 पूरा का पूरा ट्राइबल को ही समर्पित है, जनजातियों को ही समर्पित है। क्लियर है? जनजातीय समाज भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको शहरी समाज भी मालूम होना चाहिए, ग्रामीण समाज भी मालूम होना चाहिए, तभी आप भारतीय समाज को समझ पाएंगे। केवल आप दिल्ली की स्टडी करके भारतीय समाज को नहीं समझ सकते, आप केवल उत्तर प्रदेश का अध्ययन करके पूरे भारतीय की सोच को नहीं समझ सकते। यही कारण है कि भारत की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लोगों के सोचने का, विचार करने का, ठीक है, और आचरण का तरीका हमेशा पृथक पृथक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज अलग अलग प्रकार से बटा हुआ है हमारा समाज। तो हमारा समाज में हम ग्रामीण समाज भी शामिल है, शहरी समाज को भी शामिल करते हैं, और हमारी ट्राइबल सोसाइटी को भी, जनजातीय क्षेत्र को भी शामिल करते हैं। इसके अलावा भारतीय समाज की संकल्पना है समाज को लेकर, वो कैसी है? वो काफी जटिलता से है, क्योंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है। ऐसे में कई सारी साझा संस्कृतियां हैं हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि भाई डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, तो डाइवर्सिटी होना सबसे अच्छी बात है। जो लोग कहते हैं कि नहीं एक ही धर्म या एक ही जाति होगी, ऐसा नहीं हो सकता, तो देश खत्म हो जाएगा। भारत 5000 साल की संस्कृति इसलिए जीवित है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आया वो भारत में ढल गया, हमारी संस्कृति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसको घुल मिल गया। जैसे हम कहते हैं कि भारत में सिस्टम है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था पिछले देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल से उभर कर सामने आती है, गुप्त काल तक ये चरम पर पहुंच गई। उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलने लगा, और वर्ण व्यवस्था से कई सारी जातियां उभर कर सामने आई। समाज 4 वर्णों से बढ़ता बढ़ता आज 3600 जातियों तक बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी भारत में देखिए जाति संघर्ष इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुए, क्योंकि समाज में आत्मनिर्भरता थी, समाज में पारस्परिक निर्भरता थी। क्यों? क्योंकि यही भाईचारा था। तो डाइवर्सिटी ने कहीं ना कहीं हमें बचा कर रखा है पिछले 5000 साल की संस्कृति से, पिछले 5000 साल से हमारी भारतीय संस्कृति को बचा कर रखा है। किसने? कास्ट सिस्टम ने। लेकिन यही कास्ट सिस्टम देखिए, जैसे ही भारत में इस्लामिक आक्रमण हुआ, मुस्लिम शासक भी आए, ब्रिटिशर भी आए, ईसाई धर्म भी आया, सब लोग आए, लेकिन सभी में देखिए इस्लाम से लेके, मुस्लिम से लेके और सिखों से, आपके ईसाइयों से लेके, सब में जाति व्यवस्था आ चुकी है। यानी हमने बदला नहीं है, लोग हमारे हिसाब से बदल गए। यही हमारी संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। याद रखिएगा, हम साझा संस्कृति के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, हम एक संस्कृति की बात नहीं करते, हम किसी पर संस्कृति थोपने की बात नहीं करते हैं। यही कारण है कि 5000 साल से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति सुरक्षित बची हुई है, कि हमने किसी पर थोपा नहीं है। आपने देखा कि आपके जो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में जब नाजीवाद फैला और बड़े पैमाने पर यहूदियों को, 40 लाख यहूदियों को कत्लेआम कर दिया गया, तो जर्मनी ने कुछ अच्छा कर दिया? उससे क्या फर्क पड़ा? आज यहूदी, इजराइल फिर से ताकतवर देश बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर साझा संस्कृति से जी रहे होते तो इतने खून खराबे के बाद भी रहना तो साथ में ही था, समाज तो वही था। याद रखिएगा, तो साझा संस्कृति का सिद्धांत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आपका निचोड़ है, या महत्वपूर्ण आपका आधार है अपने आप में, यह हमारी विशेषता भी है। और सामाजिक जटिलता क्यों है? जटिल सोसाइटी इसलिए है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है समाज में, उतना ही समाज क्या होता है? दृढ़ होता है, उतना ही समाज पर नकारात्मक चीजों का प्रभाव कम होता है। जो समाज ज्यादा सिंपल होते हैं वो जल्दी संघर्ष में हार जाएंगे। जितना समाज कॉम्प्लेक्स होगा, सोसाइटी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, उतनी ही कहीं ना कहीं कोई भी नेगेटिव विचार बहुत तेजी से नहीं फैलेगा।
याद रखिएगा। भले ही चीजें धीरे धीरे होंगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हमेशा अच्छी मानी जाती है, जटिल समाज हमेशा अच्छा माना जाता है, जो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है। अखिलेश जी नमस्कार। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे बनी हुई है? वो तो पारस्परिक मूल्यों से बनी हुई है, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमारी सोसाइटी हमारे संवैधानिक मूल्यों से भी जुड़ी हुई है। संविधान में देखिए, चाहे भाषाई आधार पर हो, धार्मिक आधार पर हो, सभी की एकता की बात की गई है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात की गई है भारत में। ठीक है, बंटवारे के बाद देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ, उस पाकिस्तान नामक एक देश की स्थापना हुई, तो वो इस्लामिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए, लेकिन हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। तो आज वो कहाँ है और हम कहाँ पर हैं? तो दुनिया में जो भी देश धर्म के नाम पर चलाए है, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं स्थापना हुई है, वो हमेशा बर्बादी हुआ है, उसका कोई स्थान नहीं मिला, याद रखिएगा। लेकिन जो देश आपके कहीं ना कहीं निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए, जहाँ धर्म नहीं बल्कि विज्ञान को बढ़ावा दिया गया, आज वो देखिए संपन्न राष्ट्रों में से एक है। यही कारण है, हमारे यहाँ मूल्यों की बात होती है तो संवैधानिक मूल्य हमारी सोसाइटी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण चीज, हमारे यहाँ जो भारतीय राज्य है या हमारी जो संस्कृति है, भारतीय समाज है, वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से वर्तमान तक भी कैसा रहा है? कहीं ना कहीं भले ही भाषीय आधार पर राज्यों की मांग उठी, भले ही सांस्कृतिक आधार पर विभेद पैदा हुए, भले ही सांस्कृतिक आधार पर संघर्षों की प्रारंभ हुआ। अभी आप देखिए मणिपुर में देख रहे हैं, मैताई और कुकी समुदायों को लेकर संघर्ष हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब राष्ट्र की बात आती है तो सभी संस्कृतियां आपस में मिल जाती हैं, सभी राष्ट्र सभी राज्य आपस में क्या करते हैं? एक ही नारे से देखते हैं, एक ही सोच रखते हैं। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है, यही हमारा भाईचारे की भावना है, यही हमारे संविधान में एकता और अखंडता की बात की गई है। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम काफी जटिल हैं, काफी विविध जनसंख्या है, काफी डाइवर्सिटी है, तब भी हम एक होकर रहने की कोशिश करते हैं। यही भारतीय समाज की संकल्पना है। अब जब संकल्पना को समझने के साथ साथ हमें इसकी विशेषताओं को समझना होगा, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएंगे। प्री में तो टॉपिक है नहीं समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारतीय समाज की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है? पहला विशेषता तो यही है कि भारतीय समाज बहुजातीय समाज है। हमारे समाज में कोई एकल जाति नहीं है, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो। ठीक है, हर जगह जाति व्यवस्था अपना हिस्सा बांट चुकी है। कहीं ना कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि भारत में कोई भी समाज जातियों में नहीं बटा है, या कोई भी राज्य में जाति व्यवस्था नहीं होगी। भारत में जातिवाद ने बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है, और भारत में बहुजातीयवाद देखने को मिलता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कई सारे अनेक जाति समूहों का ग्रुप है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज की जो विशेषता जाति व्यवस्था है, ये दुनिया में दूसरी कहीं पे भी नहीं देखने को मिलती। दुनिया भर के समाज वर्ग में डिपेंड है, क्लास पे बटे हुए हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लेबर क्लास। लेकिन भारतीय समाज में क्लास का नहीं बल्कि कास्ट का अहम माना जाता है, जाति पे आधारित समाज है, यही हमारी विशेषता है। दूसरा, भारतीय समाज बहुभाषी समाज है। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय में। ठीक है, 50 बोलियां बोली जाती हैं, हर 20 किलोमीटर बाद तो आपको एक अलग लहजा देखने को मिलता है। ठीक है, लोगों की टोन चेंज हो जाती है, लोगों के शब्दों के अर्थ नहीं बदलते हैं, लेकिन शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं, अलग अलग प्रकार की बोलियां इस्तेमाल होती हैं। आप केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखिए बुंदेलखंडी भी है, ब्रज भी है, अवधी भी है, निमाणी भी है, मालवी भी है, गोंडी भाषा भी है, बघेली भी है। तो देखिए कितनी प्रकार की भाषाएं आपको देखने को, बोलियां देखने को मिलती हैं। यानी बहुभाषी समाज हमारी विशेषता है। तीसरा, बहुवर्गीय समाज, यानी हमारे समाज में देखिए अभी तक हम देख रहे थे कि भारतीय समाज कास्ट बेसिस समाज है, यानी जाति आधारित समाज है। लेकिन धीरे धीरे अब भारत में एक समाज ऐसा उभर कर सामने आ रहा है, समाज में एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि शहरों में लोग कास्ट बेसिस पे आपकी पहचान नहीं देखते हैं। शहरों में लोग ये देखते हैं कि आप कितने पैसे वाले हैं, आप कितने साधन संपन्न हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितने अधिकार हैं। इस आधार पर आपकी स्थिति तय हो रही है, ना कि जाति के आधार पर। तो सही ना कहीं भारत में ग्रामीण समाजों में आज भी जाति का महत्व हो, लेकिन भारत में मेट्रो सिटी में या शहरी समाजों में आज जाति का महत्व कम होता जा रहा है। तो एक नया वर्ग आधारित समाज उभर कर सामने आया है, जिसमें हम कहते हैं कि एलिट क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है। तो समाज वर्गों में बढ़ता जा रहा है। ये हमारी तीसरी विशेषता है कि भारत में क्या हो रहा है, बहुवर्गीय समाज देखने को मिल रहा है। ठीक है, चौथी विशेषता यह है कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। अब पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है? यानी हमारे समाज में हमारा जो उपनाम होता है, सरनेम होता है, वो हमेशा पिता के वंश के नाम पे चलता है। लड़कियां शादी के बाद अपने ठीक है ससुराल जाती हैं, लड़के वर पक्ष के यहाँ जाती हैं, याद रखिएगा।
और हमारा जो वंश होता है वो पिता के वंश या पिता के गोत्र और पिता के सरनेम के आधार पर चलता है। और पुरुष ही परिवार में, ठीक है, मुखिया की भूमिका निभाता है, महिला मुखिया की भूमिका नहीं निभाती है। याद रखिएगा, फैमिली का जो हेड होता है वो हमेशा पुरुष होता है। भारतीय समाज की विशेषता है, तो यही भारतीय समाज का स्वरूप बताता है कि भारतीय समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, अगला क्या है, विविधता में एकता। भारत में पृथक संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन तब भी भारत में क्या होती है, डाइवर्सिटी के बावजूद भी भारत में एकता देखने को मिलती है। ठीक है, एक इंडियन टीम की तरह देखिए कि इंडियन टीम में अलग अलग जातियों के खिलाड़ी होंगे, अलग अलग धर्मों के खिलाड़ी होंगे, लेकिन जब वो खेलते हैं तो भारत के लिए खेलते हैं, वो अपने धर्म अपनी जाति के लिए नहीं खेलते। तो यही है विविधता में एकता। क्लियर यहाँ तक। तीसरा है भारत में जनजातियां। ठीक है, दुनिया भर के बहुत से समाजों में आप देखिए, क्लास बेसिस सोसाइटी में उच्च वर्ग, मिडिल, अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास वाला सिस्टम चला। धीरे धीरे जो ट्राइबल इलाके थे उन्हें भी कहीं ना किसी न किसी क्लास में आपने फिट कर दिया, उनकी पृथक पहचान खो गई क्लास सिस्टम के चलते। लेकिन भारत में कास्ट सिस्टम में हमने कभी भी ट्राइबल को शामिल नहीं किया। यही कारण है कि ट्राइबल सिस्टम में हमने एक अलग से पूरा ग्रुप है 931 की पॉपुलेशन के बाद, जनगणना के बाद, इसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया, एसटी ग्रुप, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। याद रखिएगा, तो जो ना तो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा रहा, ना तो कास्ट सिस्टम का हिस्सा है, बल्कि वो अपने आप में एक समुदाय के रूप में पहचान स्थापित की गई। दुनिया भर के समाजों में ट्राइबल की पहचान धीरे धीरे खोती जा रही है, क्योंकि उन्हें या तो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लेबर क्लास में बांट दिया गया। उनकी पृथक पहचान खत्म हो गई क्लास में बांटने से। लेकिन भारतीय समाज में जनजातीय समुदायों को किसी क्लास में नहीं बांटा गया, किसी कास्ट बेसिस पे नहीं बांटा गया। यही कारण है कि विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट रीति रिवाजों पर फोकस किया गया और आज भी बना हुआ है। अगला है हमारे यहाँ आध्यात्मिक और भौतिकवाद का क्या है, संतुलन है। भारत में लोग, ठीक है, अपना नया मान लीजिए कंप्यूटर खरीदते हैं, घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो लैपटॉप अपने आप में क्या है, एक भौतिक संस्कृति है, एक भौतिकवाद है, अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। लेकिन लैपटॉप खरीदने के बाद उस पर क्या बनाते हैं, एक स्वास्तिक बनाते हैं, ओम लिखते हैं या धार्मिक प्रतीकों के चिन्ह लगाते हैं। यानी हम भौतिकवाद भी हैं और हम आध्यात्मिक भी हैं अपने आप में। हम एक अच्छी सी बड़ी सी महंगी सी सेडान गाड़ी खरीदते हैं या एसयूवी खरीदेंगे, लेकिन तब भी उसके नीचे नारियल रखेंगे और गाड़ी आगे शोरूम से निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भौतिकवादी भी हैं और आध्यात्मिक, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन क्या होता है, पढ़े लिखे लोग भी हैं लेकिन फिर भी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। बहुत हायर एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी पुखराज या माणिक या दूसरे आपके रत्न पहनते हैं, अब ग्रहों की शांति की पूजा कराते हैं। यानी अध्यात्म को साथ में लेके चलते हैं और साथ ही साथ भौतिक सुखों की बात भी करते हैं। यही कारण है हमारा समाज कैसा है, आध्यात्मिक और भौतिकवाद के बीच संतुलन लेके चलता है। हम पश्चिम सभ्यता की तरह भौतिकवादी नहीं है, याद रखिएगा। ये नहीं केवल हम केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, विज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। हम साथ ही साथ मोक्ष की अवधारणा को लेकर चलते हैं, साथ ही साथ धर्म की अवधारणा को लेकर भी चलते हैं। यही कारण है भारतीय समाज भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के बीच में संतुलन स्थापित करता है। अगला है व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद के बीच संतुलन है। व्यक्तिवाद क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म। यानी आपने सुना होगा, जिससे पश्चिमी समाजों में क्या होता है, बच्चा 14-15 साल का हुआ, घर वाले कहते हैं अपना जानो, ठीक है, वो घर छोड़ के 15-16 साल की उम्र में घर से निकल जाते हैं बच्चे, ठीक है, नए रोजगार करते हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता आपके पश्चिमी समाजों में। व्यक्तिवाद है, व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, सोसाइटी के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, वो हमेशा कभी भी सामूहिक रूप से कुछ नहीं सोचता, वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करता है। यही कारण है वहाँ पे पश्चिमी समाजों में परिवार नामक संस्थाएं जो होती हैं, नातेदारी नामक संस्थाएं होती हैं, इतना महत्व नहीं होता। उनके यहाँ दूर के रिश्तेदार दूर के ही होते हैं, हमारे यहाँ दूर के रिश्तेदार भी बहुत पास में आ जाते हैं। यही अंतर है, बस हमारे समाज की विशेषता है कि व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बीच संतुलन है। हमारे यहाँ व्यक्तिवादी सोच इतनी हावी नहीं है। हम पहले अपने बारे में नहीं सोचते, हम पहले फैमिली के बारे में सोचते हैं, फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं, अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, अपने समुदाय के बारे में सोचते हैं, अपने मोहल्लों के बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन पश्चिमी समाजों में व्यक्तिवाद हावी है। यही कारण है कि भारत में क्या हुआ, भारत में दोनों का मिश्रण हुआ। हम जब बात करते हैं पैसे की, हम बात करते हैं रोजगार की, तो हम व्यक्तिवादी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं संस्कारों की, जैसे हम बात करते हैं विवाह प्रणाली की, परिवारों की, जाति की, तो हम सामूहिक भी हो जाते हैं। ये क्लियर है। तो हम व्यक्तिवाद और सामूहिकवाद दोनों का संतुलन देखने को मिलता है भारतीय समाज में। इसके अलावा परंपरा और आधुनिकता का अस्तित्व भी है। हम ट्रेडिशनल भी हैं, मॉडर्निटी भी अपना रहे हैं। हम मोबाइल फोन भी ले रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन में हम जो वॉलपेपर लगा रहे हैं वो श्री गणेश का लगा रहे हैं,
ठीक है, उस पर उसमें जो हम लगा रहे हैं पेपर में, अपने वॉलपेपर लगा रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो उसका स्क्रीन गार्ड पे हम कोई ना कोई भगवान की मूर्ति लगा रहे हैं। हम बड़े से बड़ा घर खरीद रहे हैं, लेकिन उस पर भी हम क्या लगा रहे हैं, मॉडर्निटी समाज में। ठीक है, देखिएगा, हम टैटू बना रहे हैं, टैटू बनवा भी रहे हैं, तो किसका बनवा रहे हैं, भगवान आपके माने हनुमान जी का या शंकर जी का, किसी का भी टैटू बनवाने लगे लोग आजकल। यानी हम मॉडर्न तो हो रहे हैं, साथ ही साथ अपनी परंपराओं को छोड़ना भी नहीं चाहते, यानी दोनों को से अस्तित्व लेके चलना चाहते हैं। हम बड़ी से बड़ी आर्टिफिशियल, हम टेस्ला भी खरीद लें भारत में लोग, जैसे भारत में आ जाएगी टेस्ला, कुछ लोगों के पास तो है, लेकिन जैसे ही भारत में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो टेस्ला आ जाएगी, लेकिन तब भी भारत में लोग डैशबोर्ड पे क्या लगाएंगे, गणेश जी की फोटो लगाएंगे, दर्शन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परंपराओं से बंधे हुए लोग हैं। कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी ई व्हीकल खरीद लें, उस पर जय श्री राम या कुछ लिखना हम नहीं भूलते। यही हमारी आपके परंपराएं भी है और यही हमारी मॉडर्निटी भी है। तो हम आधुनिक भी हो रहे हैं और साथ ही साथ क्या होते आ रहे हैं, परंपराओं से बंधे भी हुए हैं। यही हमारी विशेषता है कि हम परंपराओं और आधुनिकता के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। हम पढ़ लिख जाते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा हायर एजुकेशन करते हैं लड़कियां, लेकिन लड़कियां शादी करेंगी अपनी ही जाति में, लड़के शादी ही करेंगे अपनी ही जाति में। ठीक है, देखिएगा, ये मतलब क्या हुआ कि क्योंकि जाति पे हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती भारतीय समाज में, क्योंकि भारतीय समाज की परंपरा नहीं मानी जाती लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज। लेकिन यानी पढ़ लिखेंगे हम, कौन सा लड़की पढ़ाई कर रही है, नीट का एग्जाम पास करके डॉक्टर बन चुकी है, लड़का आईआईटी पास कर चुका, अधिकारी बन चुका है, लेकिन शादी करते समय क्या ढूंढ रहे हैं, अपनी ही कास्ट में लड़की लड़का ढूंढ रहे हैं। यानी मॉडर्निटी तो अपनाई, अच्छी गाड़ी खरीदी, अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त कर ली, सब कुछ किया, लेकिन अपनी ट्रेडिशन को छोड़ा भी नहीं, अभी भी परंपराओं से बंधे हुए हैं। यही कारण है कि परंपरावाद और आधुनिकता दोनों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है भारतीय समाज में। तो ये भारतीय समाज की संकल्पना है जिसको हमने जानने का प्रयास किया। क्लियर है? तो भारतीय समाज की संकल्पना क्या है, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है? बहुजातीय समाज है, बहुभाषी समाज है, बहुवर्गीय समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, विविधता में एकता है, जनजाति समाजी है, आध्यात्मिक भौतिकवाद की भी संतुलन है, व्यक्तिवाद और सामूहिकवाद का संतुलन है, परंपराओं और आधुनिकता का सह अस्तित्व है। यही है हमारे यहाँ भारतीय समाज की संकल्पना, जो सोशियोलॉजी का पहला टॉपिक आपका लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। उस सोशियोलॉजी के पहले टॉपिक में यही लाइन लिखी गई है आपके सिलेबस में, यूनिट नंबर 1 में। तो इकाई नंबर 1 का पहला टॉपिक हमारा कवर होता है। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो भारतीय समाज की संकल्पना लिखने को अगर आता है तो आपके पास जो पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, ठीक है, उसके अलावा जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने की। ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी किताबें खरीद लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे लेक्चर में आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर यहाँ जो चलेंगे, समझाया जाएगा। इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सोशियोलॉजी में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा गया है कुटुंब एवं परिवार। कुटुंब मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसे कुटुंब कहते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, परिवार का ही तो एक स्वरूप है ना अपने आप में, इसलिए हम पहले परिवार को पढ़ेंगे और परिवार के प्रकारों में आएगा संयुक्त परिवार, जिसे हम कुटुंब कहते हैं। तो उस कुटुंब वाले टॉपिक को हम परिवार के अंतर्गत ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिवार के बारे में। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो परिवार से संबंधित प्रश्न, सॉरी, भारतीय समाज की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है, फैमिली के बारे में, यानी परिवार के बारे में, कि परिवार क्या है। देखिए, परिवार पहली बात तो क्या कोई समिति है, क्या कोई संस्था है, क्या, देखिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि परिवार एक समिति है कि परिवार एक संस्था है। समिति वो होती है जिसमें हम मेंबर हो भी सकते हैं, इसके मेंबर हम नहीं भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। और समिति किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। लेकिन परिवार एक संस्था है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तो कोई बुक नहीं है, लेकिन आराम एकेडमी की तरफ से आपको सोशियोलॉजी की बुक तैयार करके कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, जल्दी ही उपलब्ध होगी मार्केट में भी और आपके पास भी। ठीक है, जो पूरे के पूरे जो यूनिट नंबर, जो आपका पूरा का पूरा पेपर है सोशियोलॉजी का 5 यूनिट, इसको कवर करेगी। तो जल्दी ही आराम एकेडमी की ओर से, ठीक है, ये बुक पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग में खर्चा बहुत आता है। देखिए 2 महीने का समय है प्री का, 23 जून को प्री है आपका।
उसके बाद लगभग 2-2.5 महीने का समय मिलेगा आपको मेंस का। जो आपको डेली पढ़ाया जा रहा है उसकी अगर स्लाइड की बात करें तो वो कम से कम 15 से 20 स्लाइड हैं। इस 20 स्लाइड में अगर आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें तो भी नोट्स बन सकते हैं 1.5 घंटे में। या फिर आप स्लाइड को कहीं ना कहीं कंप्रेस करा लीजिए, एक पेज पे 4 स्लाइड लेके आ जाइए, ठीक है, तो भी आप अपना खर्चा बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सीधे तो समझ बेटा पीडीएफ में है तो थोड़ा सा समस्या तो आती ही है, लेकिन थोड़ा सा सोशोलॉजी है एक ही बार करना है आपको, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है अपने आप में, इसलिए आपको ज़्यादा खर्चा लगता होगा प्रिंट आउट में। सोशोलॉजी में एक लिमिट 5 यूनिट है, हर यूनिट के टॉपिक बाय टॉपिक आपको अगर प्रिंट आउट निकाल भी लेंगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं परिवार की। तो परिवार एक संस्था है अपने आप में, और संस्था के मेंबर आप ऐच्छिक नहीं होते हैं, आप अनिवार्य होते हैं। कोई व्यक्ति परिवार से बाहर निकलकर समाज में नहीं रह सकता। हर परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। ऐसा दुनिया में कोई संस्था नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई समाज नहीं होगा, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ परिवार ना हो। याद रखिएगा, ठीक है, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे वो सक्षम परिवार हो, अमीर परिवार हो, चाहे वो उच्च जाति का परिवार हो, निम्न जाति का परिवार हो, ठीक है, चाहे वो इस्लामिक परिवार हो, हिंदू परिवार हो, ईसाई परिवार हो। परिवार एक ऐसी संस्था है इसके बिना आप अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। याद रखिएगा, क्लियर है। तो पहली बात तो परिवार क्या है, एक अनिवार्य सामाजिक संरचना है, एक सोशल स्ट्रक्चर है। हम सभी सोशल स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं, जिससे हमारा शरीर होता है। हमारे शरीर में हर एक अंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी आंखें हैं, हमारी जीभ है, हमारे दांत हैं, हमारे पैर है, हमारी उंगलियां हैं, सिर है, कान है, सब महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे समाज की, हमारे शरीर की संरचना के। ये सब कुछ मिलके जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा बॉडी पार्ट सब मिलके काम करते हैं, तब हम कहते हैं क्या कि हम चेतना पूर्वक काम कर पा रहे हैं। ठीक है, चेतना का उद्देश्य मतलब यही है कि वह ब्रेन से काम नहीं होगा, बाकी सब अंगों की आवश्यकता महत्वपूर्ण पड़ेगी। तो ब्रेन सबको कंट्रोल कर रहा है सोसाइटी में, हमारे शरीर के अंगों में, और सब कुछ मिलकर काम करते तभी हम कहते हैं कि व्यक्ति में चेतना है। याद रखिएगा, क्लियर है। ऐसे ही समाज भी होता है, समाज में कई सारी संस्थाएं हैं, उनमें से एक सामाजिक संरचना मिलकर बनती है, उससे पूरा समाज का ढांचा तैयार होता है। उसमें से ढांचे में एक महत्वपूर्ण संस्था है परिवार। तो यानी परिवार किसकी संरचना है, परिवार एक सामाजिक संरचना है। याद रखिएगा, और इसलिए कहा जाता है कि परिवार को व्यक्ति की किसी बच्चे की, किसी शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि परिवार में तो हम जन्म लेते हैं। याद रखिएगा, हम किसी न किसी परिवार में ही जन्म लेते हैं, और परिवार ही हमारा भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है। अब कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसमें क्या क्षमता है कि वो कुछ कर सके अपने स्तर पर। 2 से 3 साल की उम्र तक वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहेगा, और 7 से 8 साल की उम्र तक वो खाने से लेके हर चीज के डिपेंडेंट होगा, परिवार पर ही निर्भर करेगा। यही कारण है कि परिवार ही भरण पोषण की पहली संस्था है इंसान की। परिवार ही वो संस्था है जो कहीं ना कहीं, ठीक है, सामाजिकरण में भूमिका निभाएगी, अच्छे बुरे का, ठीक है, नजरिया विकसित करेगी, जो आपको एहसास कराएगी कि आप इंसान के बेटे हैं, बच्चे हैं, आपके अंदर संस्कारों का निर्माण करेगी, आपके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को ग्रो करेगी। ये वही संस्था है परिवार। तो परिवार एक महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, जो हमारी प्राथमिक नींव के रूप में काम करता है, हमारा आधार तय करता है, हमें बताता है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये हमें जन्मजात सामाजिक संरचनाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जन्मजात आवश्यकताएं मतलब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये कौन देता है हमें, सबसे पहले परिवार देता है। हम पैदा होते ही नहीं कमाने लगते हैं, हमें पैदा होते ही हमें जो भरण पोषण करना होता है, पेट भर खाना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम चाहिए, हमें टीकाकरण लगवाना, हमारा इलाज कराना, हम बीमार पड़ जाए तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, कौन देगा, परिवार ही देगा। नहीं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। कोई व्यक्ति को, बच्चे को पैदा किया जाए, उसको ना तो वैक्सीनेशन किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो परिवार ही तो हमारा भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है। यही कारण है परिवार क्या है, हमारी सामाजिक संरचना है, वह हमारे जीवन की सबसे प्राथमिक नींव है अपने आप में। ठीक है, रखिएगा। परिवार क्या है, परिवार एक सामाजिक समूह है, सोशल ग्रुप है। इसमें क्या होता है, जिसमें इसके सभी सदस्य समाज के सदस्य कहलाते हैं, क्योंकि परिवारों से मिलकर बनता है कुटुंब, और कुटुंब से मिलकर बनता है ग्राम, और ग्राम से मिलकर बनता है, याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं ना कि भाई ग्राम होते हैं, ग्राम से मिलकर बनता है, सॉरी, परिवारों से मिलकर बनता है कुल, कुल से मिलकर बनता है कुटुंब, कुटुंब से मिलकर बनता है ग्राम। यानी समाज की इकाई है, राजनीतिक इकाई है, सबसे सूक्ष्म राजनीतिक इकाई होता है परिवार। परिवार से ही तय होता है हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी भीतर भाषा कैसी होगी, हमारा सोच कैसी होगी, सामाजिक मापदंड कैसे होंगे। याद रखिएगा, ये सब कौन तय करता है, हमारा परिवार तय करता है। हम बचपन में गाली बकें और घर कोई हमें डांटने वाला ना हो तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, गाली गलौज करने वाले इंसान होंगे, गुस्सैल व्यक्ति होंगे, हमारे व्यक्तित्व को दिशा नहीं मिल पाएगी, हमारे समाजीकरण नहीं हो पाएगा, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा।
ये सब किसने तय किया? ये सब तय करता है हमारा परिवार। यही कारण है कि कहते हैं ना कि भाई खानदानी लोग हैं, तो शब्द आता है बड़ा कि बड़े खानदानी लोग हैं ये। तो खानदानी शब्द का मतलब ही क्या है भाई? आप कितने बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, कितने यहाँ बात पैसे की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि कितनी वैल्यूबल वैल्यू आपके परिवार में पैदा हुए हैं। ऐसे परिवार में जहाँ संस्कारों की बाढ़ हो या संस्कारों का महत्व ज्यादा हो, ऐसे परिवारों में, संपन्न परिवारों में पैदा हुए लोगों को हम कहते हैं खानदानी लोग। तो यही कारण है कि खानदानी शब्द जो आया वो परिवार से ही निकल के आया है कि भाई आप परिवार संस्था के महत्व को बताता है। परिवार किसी न किसी रूप में तो हमेशा होता है, मानव समाज की सार्वभौमिक घटना है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पे परिवार नाम की संस्था ना होती हो। क्लियर यहाँ तक? चाहे परिवार आदिम समुदायों की बात करें, ग्रामीण समुदायों की बात करें, शहरों की बात करें, महानगरों की बात करें, किसी भी धार्मिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति वाला समुदाय हो, हर जगह आपको परिवार देखने को मिलेगा। हम कहते हैं कि भाई बहुत सी ग्रामीण जनजातियों, बहुत सी जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार होता है, बहुत सी जनजातियों में मातृ सत्तात्मक परिवार होता है, बहुत से समाजों में पितृसत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक समाज होता है। तो जनजाति की बात करें या किसी भी शहरी समाज की बात करें, ग्रामीण समाज की बात करें, हर जगह आपको परिवार नामक संस्था का महत्व देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब परिवार की विशेषताएं क्या हो गई? ये तो हो गया परिवार क्या है। अब बात आती है परिवार की विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता क्या होती है? परिवार, याद रखिएगा, जन्मजात संस्था है, सुपरिभाषित स्थायी प्रकृति होता है। जब हमें कोई परिवार मिलता है तो अस्थायी नहीं होता। ऐसा नहीं कि किराए पे माँ बाप लाए गए हैं या किराए पे भाई बहन पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। हम वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट करके नहीं आए कि आपको 4 साल के लिए आपको परिवार में रखा गया है, बाद में आपको निकाल देंगे वहां से। स्थायी है, जब तक जीवन पर्यंत आपका हिस्सा बनकर रहेगा परिवार, याद रखिएगा। तो ये कैसी प्रकृति होती है परिवार की? स्थायी प्रकृति होती है परिवार की। और परिवार की सदस्यता कैसे मिलती है आपको? जन्मजात मिलती है, याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है परिवार की, याद रखिएगा, परिवार कहीं ना कहीं संगति, पवित्र संगति, पति पत्नी, इन सब के बीच में प्रतिबद्धता को रिप्रेजेंट करता है। एक अकेला व्यक्ति परिवार नहीं कहला सकता। ठीक है, पत्नी है, बच्चे हैं, और इनके बीच में कहीं ना कहीं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है, एक कहीं ना कहीं पारस्परिक निर्भरता है, तब बनता है परिवार। एक अकेली महिला परिवार नहीं कहला सकती, अकेला पुरुष परिवार नहीं कहला सकता। लेकिन जब महिला और पुरुष विवाह कर लें और विवाह के बाद परिवार नामक संस्था की स्थापना करें, उनकी संतान होगी, तब हम कहेंगे ये परिवार है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करता है परिवार। इसको रिप्रेजेंट करता है संगति को, पति पत्नी के बीच के संबंधों को प्रकट करने की संस्था है। अगर हम कहते हैं, देखिए समाज में बहुत से एक शब्द होता है लिव इन रिलेशन। तो लिव इन रिलेशन में आजकल लड़के लड़कियां या पुरुष और महिला बिना शादी के एक साथ रहते हैं। क्या समाज उनको मान्यता प्रदान करता है? भले ही कोर्ट ने उनको मान्यता प्रदान की हो, लेकिन समाज उनको आज भी, ठीक है, अपिकार से सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है ऐसी सोसाइटी को, ऐसे लोगों को। भले ही मेट्रो सिटी में किसी को किसी से मतलब नहीं हो या पहचान छुपा के रह रहे हो तो बात अलग है, लेकिन छोटे शहरों में, ग्रामीण समाजों में, ठीक है, या आपके जो कस्बे वाले इलाके होते हैं, यहाँ पर इस व्यवस्था को आज भी प्रकार से नकारात्मक रूप से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि संबंध स्थायी नहीं होता, लिव इन रिलेशन है। और परिवार की विशेषता क्या है? वो स्थायी प्रकृति का होता है। यही कारण है कि हस्बैंड और कोई पुरुष या महिला शादी करके परिवार विकसित करते हैं तो समाज उनको सम्मान देता है। लेकिन बिना शादी के अगर वो एक परिवार का निर्माण करते हैं तो ऐसा प्रकृति स्थायी नहीं रह सकती। यही कारण है ऐसे परिवारों को या ऐसे लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसके अलावा परिवार ही वो है जो आपकी वंशावली को आगे बढ़ाता है। हस्बैंड, पुरुष, भैया हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, दोनों ने मिलकर परिवार बनाया है, संतान पैदा होगी, एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, तभी तो वंशावली चलेगी, तभी तो जनरेशन बढ़ेगी, तभी तो मानव जाति का स्थायित्व बना रहेगा। तो परिवार ही अपने आप में क्या है? वंशावली तय करता है, वंशावली को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा परिवार एकल संरचना वाली, याद रखिएगा। परिवार की संरचना एकल भी हो सकती है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे भी हो सकते हैं, या पति पत्नी, सास ससुर, माता पिता सब लोग मिलकर भी रह सकते हैं। यानी परिवार एकल संरचना भी हो सकती है और बहुल संरचना भी हो सकती है। यानी परिवार छोटा भी हो सकता है, परिवार बड़ा भी हो सकता है, परिवार एकल नाभिक परिवार भी हो सकता है और संयुक्त परिवार भी हो सकता है। यानी न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है और ज्वाइंट फैमिली भी हो सकती है। यानी परिवार के स्वरूप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखें परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। परिवार अपने आप में एक सामाजिक इकाई की भूमिका निभाता है। क्यों? समाज हमेशा अपने मूल्यों मापदंडों की रक्षा करना चाहता है। कोई भी समाज विचलन को, यानी एनोमी को एक्सेप्ट नहीं करता। विचलन मतलब जब आप समाज विरोधी बातें करते हैं, जब आप समाज से अलग हटके विचार रखते हैं, आप समाज के नियम कायदों मापदंडों को पालन नहीं करते हैं, तब इस घटना को हम कहते हैं सामाजिक विचलन, यानी सोशल एनोमी। याद रखिएगा। तो समाज
इसलिए एनओवी पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलेगा और समाज के नियम कायदों को नहीं मानेगा तो समाज टूट जाएगा, सोसाइटी बिखर जाएगी, देश टूट जाएगा, अखंडता खत्म हो जाएगी, कानून व्यवस्था की बेमानी साबित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति अपनी अपनी चला रहा है, कोई व्यक्ति मिलकर रहना चाहता ही नहीं है, अपने सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मापदंडों को स्वीकार ही नहीं कर रहा। ऐसा समाज क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, सोसाइटी डिसॉल्व हो जाती है। यही कारण है कि परिवार को सामाजिक इकाई माना गया, क्योंकि परिवार ही अपने संस्कारों के द्वारा एक व्यक्ति में लोकतांत्रिक भावना, एक व्यक्ति में सच बोलना, ठीक है, एक व्यक्ति में ठीक है झूठ ना बोलना, एक व्यक्ति में अनैतिकता से दूर रहना की का आचरण सिखाता है। यही कारण है कि परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है जो पूरे के पूरे भविष्य के समाज को, सोसाइटी को कहीं ना कहीं स्थायित्व प्रदान करती है। अगर कोई व्यक्ति परिवार से ही भग जाए, बचपन से ही घर छोड़कर भग जाए और उसमें कोई मूल्य की बात ना हो, उसने कोई मूल्य ना सीखे हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा घातक साबित होगा राष्ट्र के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मूल्य है ही नहीं, उसने पारिवारिक फैमिली की वैल्यू को ध्यान रखा ही नहीं कभी, उसका प्रॉपर समाजीकरण हुआ ही नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये हो गई किसकी विशेषताएं? परिवार की विशेषताएं। अब बात आती है परिवार के प्रकारों की। जब हम परिवार के प्रकारों की बात करते हैं तो परिवार के प्रकार अलग अलग तरीकों से आते हैं। कुछ जगहों पर उत्पत्ति के आधार पर परिवारों के प्रकार पड़ते हैं, जनसंख्या के आधार पर परिवारों के प्रकार होते हैं, विवाह के आधार पर परिवारों के प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा नातेदारी के आधार पर परिवारों के प्रकार होते हैं, कार्यों के आधार पर परिवारों के प्रकार होते हैं। तो परिवारों के प्रकारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जो पहला परिवार होता है वो होता है एकल परिवार, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने परिवारों के आकार और संरचना की बात कर रहे हैं। तो जब आकार और संरचना के हिसाब से बांटा जाता है परिवारों को, तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, बस, ठीक है। यही है न्यूक्लियर फैमिली जो शहरों में देखने को मिलती है आजकल। और आजकल इसका पैमाना, इसका जो दायरा है बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। लोग अब एक जनरेशन, दो जनरेशन या माता पिता या बच्चे और नाती पोते सब एक साथ रहना पसंद नहीं करते। सबको कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंटर जनरेशन कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, आपके पीढ़ी संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है परिवारों में। कोई एक दूसरे को झेल नहीं पाता, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर सकता। यही कारण है कि मियाँ बीबी बच्चा यानी हस्बैंड वाइफ बच्चे वाला जो कल्चर है, न्यूक्लियर फैमिली बहुत तेजी से फैल रही है। तो परिवार का पहला प्रकार क्या है? एकल परिवार। ऐसा परिवार जिसमें क्या होता है? जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं, बस। माता पिता, इनके माता पिता यानी बच्चों के दादा दादी नाना नानी शामिल नहीं होते इसमें, केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चे शामिल होते हैं। ऐसे परिवार को न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे परिवार क्या होते हैं? ऐसे परिवार में माता पिता क्या होते हैं? ऐसे परिवार माता पिता का स्थान, जो दादा दादी या एक जनरेशन होती है, बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, इनका कोई स्थान नहीं होता, इनका कोई महत्व नहीं माना जाता, याद रखिएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या होता है? ऐसा जो परिवार होते हैं वो खासकर जो एक विवाहित जोड़े होते हैं, जो नए नए न्यू कपल होते हैं, शहरों में अधिक देखने को मिलता है, याद रखिएगा। दूसरे परिवार होते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार या विस्तारित परिवार, और यही हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, जिसे हम कुटुंब कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में लिखा है कुटुंब। ये कुटुंब ही क्या है? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, या आपके प्रकार से विस्तारित परिवार है। यानी ऐसा परिवार जहां कम से कम 3 जनरेशन होती हैं। अगर 3 जनरेशन नहीं है किसी परिवार में, केवल 2 ही जनरेशन है, तो ऐसे परिवार को हम न्यूक्लियर फैमिली या नाभिक परिवार कहेंगे, यानी छोटा परिवार कहेंगे, एकल परिवार कहेंगे। लेकिन कम से कम 3 जनरेशन अगर किसी परिवार में रहती हैं, तो अगर 3 जनरेशन एक साथ रहती हैं, तो ऐसे परिवार को ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे ही परिवार को हम कुटुंब कहते हैं। क्लियर है? यानी कुटुंब क्या हुआ? एक परिवारों का, लोगों का एक बड़ा समूह होता है जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियां साथ में रहती हैं, याद रखिएगा। जिसमें माता पिता भी शामिल होते हैं, दादा दादी भी शामिल होते हैं, चाचा चाची, माई, आपके बुआ फूफा बहनें सब शामिल होते हैं, सारे रिश्तेदार मिलकर शामिल होकर एक साथ रहते हैं। ऐसे परिवारों को हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। ठीक है, ये तो होगा किसके हिसाब से? आपके संख्या के आधार पर परिवारों के प्रकारों को जानने का प्रयास किया कि एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है। अब आता है महत्वपूर्ण जो है, विवाह के हिसाब से परिवार कैसे होते हैं। तो विवाह के आधार पर जो परिवार बनते हैं वो होते हैं बहुविवाही परिवार और एकल विवाह परिवार। 2 प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं विवाह के आधार पर। तो बहुविवाह परिवार क्या होता है? बहुविवाह परिवार में क्या होता है? इसमें एक पति है लेकिन पत्नियां 2 हैं, यानी एक पति और 2 पत्नी एक साथ रह रहे हैं, याद रखिएगा। यानी एक व्यक्ति एक से अधिक पति या पत्नी के साथ रहते हैं। यानी हो सकता है कि भाई 2 पत्नियां हैं और एक पति है, या 2 पत्नी एक पत्नी है। ये पढ़ेंगे परिवारों में, हाथ रखिएगा, विवाह में पढ़ते भी हम बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह,
भातरक बहुपति विवाह, अभातरक बहुपति विवाह, देवर विवाह, 50 किस्म के विवाह होते हैं याद रखिए समाजों में। तो अगर किसी एक व्यक्ति का एक से अधिक पति हैं या एक से अधिक पत्नियां हैं और उनके साथ मिलकर आपस में रहते हैं, तो ऐसे विवाह को हम कहते हैं, ऐसे परिवार को कहते हैं बहुविवाही परिवार। ये एक विवाह के विपरीत है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हस्बैंड की 2 वाइफ हैं या एक वाइफ के 2 हस्बैंड हैं। ऐसे परिवारों को हम कहते हैं बहुविवाह परिवार। और ऐसे विवाह कैसे आते हैं, ऐसे परिवार कैसे बनेंगे? ऐसे परिवार बनते हैं बहुपत्नी विवाह से या बहुपति विवाह से। बहुपत्नी विवाह क्या होती है? याद रखिए, जब समाज में ठीक है पुरुषों की संख्या या कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है अपने आप में, जैसे हम कहते हैं कुलीन विवाह। कुलीन विवाह के चलते देखिए भारत में, बंगाल में खासकर जो एलिट क्लास थे, वो पैसे के लिए क्या करते थे, वो कहीं ना कहीं उनके पास खूब पैसा है, तो समाज में जो निम्न वर्ग हैं या समाज के दूसरे वर्ग हैं, वो अपने बच्चियों की शादियां ऊंचे कुल में करने की चाह में कि हमारी बेटी ठकुराइन बन जाएगी, हमारी बेटी उच्च कुल की सदस्य बन जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति से शादी कर देते थे जो पहले से शादीशुदा होता था। यही कहते थे, इसे कहते थे कुलीन विवाह। इस कुलीन विवाह में वाइफ पहले से है लेकिन फिर भी 10 साल 15 साल छोटी लड़की से शादी करके ले आए, 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां। क्यों? क्योंकि समाज में स्टेटस माना जाता था इन सब चीजों को। यही कारण है कि बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह के चलते कौन सा परिवार डेवलप होता है? बहुविवाही परिवार डेवलप होता है। याद रखिएगा, जहां पर बच्चों का लालन पालन कैसे होता है? सहकारी रूप से होता है। अब एक हस्बैंड है, 2 वाइफ हैं, 2 वाइफ हैं, दोनों से बच्चे हैं, तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं, पूरा परिवार सहभागी होकर रहता है। ऐसे परिवार को हम एकल विवाही परिवार कहते, सॉरी बहुविवाही परिवार कहते हैं। एकल विवाह परिवार का मतलब क्या होता है? ये मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलता है, आधुनिक समाजों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अब भारत में एकल विवाही मान्य है, बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है। याद रखिएगा, बहुपत्नी या बहुपति विवाह भारत में अब शहरी इलाकों में, खासकर जनजातीय इलाकों में आज भी देखने को मिलता है, कुछ जनजातियों में, लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक समाजों के संपर्क में आने के कारण अब सभी प्रकार के समाजों में सिंगल मैरिज यानी एकल विवाह को ही मान्यता प्राप्त है। 1955 के अधिनियम में भी एकल विवाह को ही मान्यता दी गई है, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है, उसी के साथ यौन संबंध स्थापित करता है, उसी के साथ परिवार को आगे बढ़ाता है। ऐसे परिवार को हम एकल विवाही परिवार कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं निवास के आधार पर कि भाई निवास के आधार पर परिवार कैसे होते हैं। तो पहला होता है पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार क्या होते हैं? यहाँ पे पति का घर जो होता है या पिता का घर जो होता है उसी में रहते हैं। याद रखिएगा, लड़के की शादी भी होगी तो जो बहू आएगी वो कहाँ पर आएगी? अपने ससुराल आएगी, शादी करके लड़के के परिवार के आकर रहेगी। इसे कहते हैं पितृस्थानीय परिवार। यानी यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाजों की विशेषता होती है पितृस्थानीय परिवार। दंपति जो नया दंपत्ति होते हैं, नव दंपत्ति होते हैं, वो माता पिता के साथ ही रहते हैं। ये नहीं कि शादी के बाद ही अगले दिन ठीक है अलग घर ले लिया उसमें आकर रहने लगे। अगर अलग घर जाकर रहने लगे तो ऐसे परिवार को हम एकल परिवार कहेंगे, क्योंकि इसमें हस्बैंड वाइफ होंगे, कोई दूसरी तीसरी जनरेशन नहीं होगी ऐसे परिवारों में। तो जब दंपत्ति नव दंपत्ति होते हैं या बच्चे हैं, बच्चों की शादियां कर दी, वो बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे परिवारों को हम कहते हैं पितृस्थानीय परिवार, क्योंकि पिता की ओर रहते हैं, पिता अपने माता पिता के साथ ही बच्चे रहते हैं। एक होता है मातृस्थानीय परिवार। ठीक है, जब क्या होता है? जब दंपत्ति माता पिता के साथ या उनके पास में रहते हैं। याद रखिएगा, कहाँ रहते हैं? मातृस्थानीय परिवारों में दंपत्ति पत्नी के माता पिता के साथ रहता है। यानी जब हस्बैंड क्या हो जाए, घर जमाई बन जाए। फिल्म देखी होगी आपने अनिल कपूर की, घर जमाई। तो जो घर जमाई बनकर रहने लगता है, यानी पुरुष शादी के बाद अपने वाइफ को लेकर अपने घर नहीं आया, अपने पिता के घर नहीं आया, बल्कि अपनी माता के घर ही क्या होगा, अपनी पत्नी के माता के घर जाकर वहीं रहने लगा शादी के बाद। ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? ऐसे विवाह को, ऐसे परिवार को हम मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत सी इलाकों में देखने को मिलता है, बहुत सी जनजातियों में, समाजों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार क्या होता है? याद रखिएगा, अब हस्बैंड वाइफ ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हस्बैंड के पिता के घर में जाकर रहें, कि हस्बैंड तय नहीं कर पा रहा कि वाइफ की माता के घर में जाकर रहें। ना तो वो मातृस्थानीय होना चाहते हैं, ना तो पितृस्थानीय होना चाहते हैं। इसकी जगह वो क्या करते हैं? वो याद रखिएगा, परिवार के पास तो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, इसका डिसीजन लेना होता है। याद रखिएगा, तो दंपत्ति को चुनने की अनुमति होती है कि कहाँ रहें, वो उनके साथ रहें कि नहीं रहें, किसके साथ रहें। ये महत्वपूर्ण होता है द्विस्थानीय परिवार, जहां वो डिसाइड करते हैं खुद अपने स्तर पर। याद रखिएगा, इसे कहते हैं द्विस्थानीय परिवार। ये दंपत्ति को चुनने की अनुमति देती है, कोई परंपरा नहीं है। पितृस्थानीय परिवार में परंपरा है कि लड़के के पिता के घर में ही जाकर रहना पड़ेगा लड़की को शादी के बाद।
या मातृ स्थानीय परिवार में परंपरा है कि शादी के बाद लड़की के माता के परिवार में ही रहना पड़ेगा, लड़के को घर जमाई बनकर, ये परंपरा होती है। लेकिन द्विस्थानीय परिवार में ये चुनने का अधिकार होता है कि वो चाहे तो घर बदल भी सकते हैं, घर में चुन भी सकते हैं, या देखिएगा कुछ समय यहाँ गुजारा कुछ वहां गुजार लिया, ये कहलाता है द्विस्थानीय परिवार। फिर होता है नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार में आजकल बड़ा कल्चर आ गया है, शहरों में भी और दुनिया भर के सभी समाजों में, और खासकर भारतीय समाजों में, शहरी समाजों में ये कल्चर आ चुका है कि शादी से पहले ही तय कर लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ पहले ही तय कर लेते हैं, नवदंपति, कि हम माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग घर बनाकर अलग से रहेंगे, जैसा कि वेस्टर्न कल्चर में होता है, याद रखिएगा। यानी वहाँ लोग शादी पहले बाद में करते हैं, पहले घर की व्यवस्था पहले करते हैं, और शादी के बाद क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ नए घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। उनका माता पिता के, लड़की के माता पिता से, लड़के के माता पिता से उनका कोई संबंध नहीं होता, रिलेशन रहता है, लेकिन रहेंगे कहाँ पर, एक नए घर में जाकर रहते हैं। इससे कहते हैं नव स्थानीय परिवार। यही कारण है आजकल देखिए बड़े पैमाने पर होता है कि लोग पहले ही तय कर लेते हैं, लड़कियां पहले तय कर लेती हैं, लड़के पहले तय कर लेते हैं कि विवाह के बाद कहाँ रहना है। तो शादी बाद में होती है, उससे पहले ही लड़के वाले लड़की वाले सब तय कर लेते हैं कि बच्चे रहेंगे कहाँ, लड़के बच्चे जो लड़के लड़की शादी करने वाले हैं वो रहेंगे कहाँ, ये पहले ही तय कर लिया कि यहाँ फ्लैट ले लेंगे, यहाँ पर मकान ले लेंगे, पहले घर बुक हो जाते हैं। यही कारण है कि आजकल शहरों में बड़ी देखने को मिलता है। ये खासकर पश्चिमी संस्कृति की पहचान था, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं, ठीक है, दंपत्ति अकेले रहने की अनुमति होती है। हर व्यक्ति प्राइवेसी के नाम पर क्या चाहता है कि किसी प्रकार का इंटरफेयर ना हो, इंटरफेयर से बचने के लिए, हस्तक्षेप से बचने के लिए, ठीक है, कौन इतने बड़े परिवार में भरण पोषण करेगा, या कौन इतने बड़े परिवार की सेवा करेगा। इससे बचने के चक्कर में क्या हुआ, भारत में नवस्थानीय परिवारों का महत्व तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति की विशेषता थी नवस्थानीय परिवार। यही कारण है कि शहरों में देखिए ज्यादातर लोगों में हस्बैंड वाइफ जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे दूसरे शहरों में जाकर या उसी शहर के दूसरे मोहल्ले में, दूसरी कॉलोनी में, दूसरे कैंपस में जाकर अलग से रहने लगते हैं, ताकि किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, परिवार में शांति बनी रहे। इस नाम पर कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको छोड़ दिया जाता है। यहीं से एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, वो होता है वृद्धजन की समस्याएं। तो भारत में सबसे बड़ी समस्या है और आपके क्या है, वो है अकेलापन। जो बुजुर्गों में सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है वो है अकेलापन। क्यों? क्योंकि यही समस्या है। क्यों? क्योंकि आप नवस्थानीय परिवारों का महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर आता है अधिकार के आधार पर परिवार। हमने सुना होगा पितृ सत्तात्मक परिवार या मातृ सत्तात्मक परिवार। सिंधु घाटी समाज में समाज कैसा था? पितृ मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी माता के नाम पर ही वंश चल रहा है, महिलाओं की भूमिका है, परिवार की मुखिया भी महिला होती है, ये कहलाता है पितृ सत्तात्मक परिवार। और दूसरा मातृ सत्तात्मक परिवार, और दूसरा होता है पितृ सत्तात्मक परिवार, जहाँ पिता के वंश, पिता के गोत्र, पिता के सरनेम का ही इस्तेमाल होता है, यहाँ पिता की सत्ता होती है और बच्चे का नामकरण, बच्चे का जो सरनेम होता है वो पिता के वंश से ही लिया जाता है, और साथ ही साथ परिवार का मुखिया भी पुरुष होता है। इसे कहते हैं पितृ सत्तात्मक परिवार। लेकिन जिन समाजों में महिलाएं क्या होती हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, महिलाएं ही अहम स्थान रखती हैं, महिलाएं ही परिवार की भूमिका के रूप में निभाती हैं, और महिलाएं ही कहीं ना कहीं महिलाओं जो बच्चे होते हैं उनके महिलाओं के गोत्र, महिलाओं के सरनेम और महिलाओं की जाति इस पर तय होते हैं। तो इसे कहते हैं हम मातृ सत्तात्मक परिवार। तो दो प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक परिवार। क्लियर है? चलिए अब महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि भाई परिवार में महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारा पूछा जाता है वो है परिवार के कार्य। परिवार के प्रकार पूरे हो गए, परिवार क्या है और परिवार के प्रकार क्या है, ये दोनों, सॉरी, परिवार के प्रकार क्या है ये मालूम पड़ गया। अब आती है परिवार के कार्य क्या है, फंक्शन क्या, काम है, परिवार किस लिए जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो परिवार के दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक कार्य, वो प्राथमिक कार्य वो है जो आपको जीवित रखे हुए हैं, जो आपके सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी थे। और दूसरा होता है सेकेंडरी कार्य, यानी सेकेंडरी वर्क, यानी द्वितीय कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य दो भागों में बांटा गया है परिवार के कार्यों को। अगर हम प्राथमिक कार्य की बात करें तो आज जब बच्चे थे तो बच्चे का जन्म देना, उसका पालन पोषण करना, उसको अच्छा भोजन देना, अच्छा पहनाना, कपड़े पहनाना, ठीक है, घर में छत देना, उसका भरण पोषण करना, बीमार पड़ने पर दवा दिलाना, ये सारा काम कौन कर रहा है? परिवार कर रहा है। ये परिवार का पहला प्राथमिक कार्य माना जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म देना, बच्चे का उत्पादन या उसका पालन पोषण करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है संस्कृति का हस्तांतरण। कौन सिखाएगा आपको आपके समाज के बारे में, अच्छा बुरा? आपका परिवार ही सिखाएगा। यही कारण है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, इसलिए लोग पूछते भी हैं, कम से कम फैमिली की वैल्यू तो ध्यान में रखो। तो आपके बोलने से अगर आप गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, आप बार बात में गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को अवहेलना, आपकी आलोचना कर रहे हैं, या आप लोगों की बेइज्जती करते हैं, अपमानित कर रहे हैं,
तो लोग क्या कहते हैं, यही आपके संस्कार हैं। ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि यही आपके माता पिता ने सिखाया है। यानी क्यों? क्योंकि जो परिवार है वही तय करता है संस्कृति का हस्तांतरण कैसे होगा, आपके मापदंड कैसे होंगे, आपकी परंपराएं कैसी होंगी, आपके मूल्य कैसे होंगे। याद रखिएगा, आपके विश्वास क्या होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है परिवार। अगर परिवार ना हो तो आप में कोई मापदंड, कोई मूल्य, कोई आपके वैल्यूज नहीं होंगी। यही कारण है कि आप कैसे होंगे, आप एंटी सोशल आदमी होंगे, आप गैर सामाजिक या असामाजिक होंगे। आपको कुछ बुरा करने से पहले 10 बार सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप में अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर वैल्यू फीड की नहीं गई, क्योंकि परिवार ने आपको वैल्यू सिखाई ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कोई परिवार अच्छा था ही नहीं। यही कारण है कोई व्यक्ति खुलेआम गाली दे रहा हो, गाली गलौज करता हो, ठीक है, तो ऐसे हम परिवार में क्या कहते हैं कि इसके संस्कार अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? इसको सिखाने वाला कोई था ही नहीं, अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुआ मतलब। इसलिए कहते हैं बहुत से लोग उत्तर प्रदेश साइड में, खानदानी आदमी नहीं हो तुम। इसका मतलब आपके पास कोई मूल्य, आपके परंपराएं, कोई मापदंड नहीं है आपके जीवन के जो आपने परिवार ने आपको सिखाए हों। इसके अलावा घर का प्रावधान याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। परिवार ही आपको आश्रय देता है। ठीक है, एक बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है, लेकिन वो जीवन पर अस्पताल में कौन रहेगा? अस्पताल से घर भी आएगा और घर में उसका भरण पोषण होगा, लालन पालन होगा, पालन पोषण होगा। यही कारण है परिवार अपने आप में क्या है, आश्रय प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हर माहौल में, हर जलवायु में, बारिश हो रही है तो आपको घर बचा रहा है, परिवार आपकी रक्षा कर रहा है। ठीक है भाई, गर्मियां पड़ रही हैं तो परिवार आपकी व्यवस्था कर रहा है, एसी की, पंखे की व्यवस्था कर रहा है, तो सुरक्षा भी दे रहा है, आश्रय भी दे रहा है और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं परिवार खड़ा हुआ है। ठीक है, आपसे कुछ गलती हो गई तब भी परिवार खड़ा हुआ है आपके लिए। आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो भी परिवार खड़ा है आपके लिए। यही परिवार की विशेषता है, परिवार आपको भावनात्मक सुरक्षा देता है। यही कारण है कि परिवार के दम पर लोग कहीं ना कहीं एक प्रकार से अवसादों से, डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं। अकेलापन आदमी को डिप्रेशन में ले जाता है, लेकिन परिवार व्यक्ति को डिप्रेशन में नहीं जाने देता। इसके अलावा समाजीकरण का संस्थान है। समाजीकरण मतलब आपको सिखाना, अच्छे से अच्छा बेहतर इंसान सिखाना, संस्कृति मूल्यों को आप परिवहन करना, आपके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी बातें सिखाना समाजीकरण कहलाता है। आपको बचपन में सिखाया गया कि दाएं हाथ से खाना खाते हैं, आपको बताया गया शिक्षा का महत्व क्या होता है, आपको बताया गया कि पूजा पाठ कैसे की जाती है, आपको बताया गया कि झूठ बोलना पाप है, आपको बताया गया कि लोगों की मदद कीजिए। ये सब क्या कहलाता है? ये कहलाता है समाजीकरण। और समाजीकरण में सबसे बड़ी भूमिका होती है माँ की, क्योंकि माँ आपको 5 से 6 वर्षों तक आपका समाजीकरण में सबसे अहम भूमिका कौन होती है? माँ की होती है। वो माँ किसकी सदस्य है? परिवार की सदस्य है। यही कारण है कि बच्चे पर हमेशा क्या होता है? माँ का प्रभाव ज्यादा होता है उसके समाजीकरण के चलते। यही है समाजीकरण की भूमिका, और जो कौन निभाता है? माँ उस परिवार के सदस्य है, परिवार से आपका परिचय कराती है, फिर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आपका संबंध तय होता है, और परिवार धीरे धीरे बच्चों को अलग अलग भूमिकाएं सिखाता है। यही कारण है परिवार में रहते ही बच्चा क्या करता है? लोगों से बातचीत करना सीखता है। ठीक है, कोई आता है बड़ा तो घर वाले कहते हैं बड़ा बच्चों के आपके इनके पैर छुओ, तो पैर छू के क्या सिखा रहे हैं? संस्कार सिखा रहे हैं ना। ये कौन सिखा रहा है? परिवार सिखा रहा है। तो संस्कारों का आदान प्रदान हो रहा है, बच्चे में पर्सनैलिटी ग्रो करती है कि बच्चा डिस्कशन करता है, बातचीत करता है। अब जो बच्चे ऐसे परिवारों में रहते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, वो देखिए वो 5 या 6 साल, 4 साल 5 साल की उम्र तक बच्चे बोलना सीख ही नहीं पाते हैं। किससे बात करें? हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे चले गए, बच्चा आपके झूला घर में बैठा हुआ है, तो ऐसा बच्चा डिस्कशन कर ही नहीं पा रहा, उसका पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि सही ज्वाइंट फैमिली नहीं है, क्योंकि फैमिली बहुत छोटी है। लेकिन ऐसे बच्चे जो ज्वाइंट फैमिली में पैदा हुए हैं, वो 1.5 से 2 साल की उम्र के बाद ही देखिए उनका व्यवहार अलग तरीके से होता है। उनमें शेयरिंग की भावना होती है, चीज़ों को शेयर करने की। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे फैमिली, ऐसे बैकग्राउंड में रह रहे हैं जहाँ पर सब मिलजुल कर रह रहे होते हैं, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी अलग तरीके से ग्रो करती है। यहाँ परिवार की भूमिका मालूम पड़ती है। परिवार ही आपको अपनी अलग अलग भूमिकाएं देता है। ठीक है, अलग छोटे छोटे काम सौंपता जाता है। आपको खाना बनाने से लेके हर चीज़ सिखाई जाती है बचपन से। क्यों सिखाई गई? इसलिए सिखाई गई क्योंकि आपको अलग अलग भूमिकाएं निभानी है भविष्य में, और आपको भविष्य की भूमिकाओं को निभाने के लिए तैयार करना ही समाजीकरण कहलाता है। इसके अलावा परिवार आपकी समाज में स्थिति प्रदान करता है, स्टेटस देता है। अगर परिवार के पास प्रतिष्ठा है तो आपको भी प्रतिष्ठा मिलेगी। आप ऊंचे खानदान में पैदा हुए हैं तो आपको अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे परिवार पैदा हुए तो आपको सम्मान अधिक मिलेगा। परिवार का कोई व्यवसाय है तो आपको व्यवसायिक गुण प्रदान करेगा परिवार, सीधी सी बात है। आप परिवार में, अगर आप संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं, धनवान परिवार में पैदा हुए हैं, तो आपको बचपन से ही पैसा मिलेगा, संपन्नता मिलेगी। तो परिवार अपने आप में क्या देता है? परिवार आपकी स्टेटस तय करता है कि आपका समाज में स्टेटस क्या होगा, परिवार समाज में आपकी रैंक क्या होगी, याद रखिएगा। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण की संस्था है। अगर आप नियम कानून नहीं मानते हैं तो सबसे पहला चीज परिवार ही है।
पहली बार गाली बकने पर घर वाले ही पीटते हैं, याद रखिएगा। कुछ गलत करने पर घर वाले ही चप्पल से मारते हैं। यह परिवार ही क्यों? परिवार आपको सोशल कंट्रोल की भूमिका निभाता है, सामाजिक नियंत्रण की भूमिका निभाता है। जिन परिवारों में सोशल कंट्रोल नहीं होता, सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा, उन परिवारों से केवल अपराधी ही पैदा होंगे। कि अगर आप कुछ गलत करके आए हैं और फिर भी घर वाले आपको शाबाशी दे रहे हैं कि बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, मारपीट करके आए, तो फिर अगला अगला क्रम मारपीट नहीं होगा, अगला क्रम आपका हत्या करके आएंगे, आप बड़े से बड़ी डकैती करके आएंगे, क्योंकि परिवार का कंट्रोल ही नहीं है आप पर। तो सामाजिक नियंत्रण की भूमिका निभाता है, आपके व्यवहार को समाज के अनुरूप बनाए रखने की कोशिश करता है, आपके व्यवहार को अनैतिक नहीं होने देता, अनएथिकल नहीं होने देता परिवार, क्योंकि परिवार जानता है कि परिवार से ही समाज बनेगा। तो अच्छा परिवार से निकला हुआ सदस्य गैर सामाजिक नहीं हो सकता, विचलित नहीं हो सकता। लेकिन जब परिवार का सोशल कंट्रोल की भूमिका खत्म हो जाती है, परिवार सामाजिक नियंत्रण नहीं कर पाता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? एंटी सोशल हो जाता है। वो मर्डर करता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करेगा, क्योंकि समाज का कोई कंट्रोल है ही नहीं उस पर, परिवार का कोई कंट्रोल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि परिवार की सबसे अहम भूमिका क्या है? सामाजिक नियंत्रण की। क्लियर यहाँ तक? तो ये है हमारे परिवार के कुछ कार्यों के बारे में। ठीक, अगले लेक्चर में हम देखेंगे परिवार के द्वितीयक कार्यों के विषय में कि परिवार के द्वितीयक कार्य क्या होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे, नातेदारी। तो चलिए परिवार के द्वितीयक कार्यों को पढ़ लेते हैं, नातेदारी को हम अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे। द्वितीयक कार्य क्या होते हैं? ऐसे कार्य जो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, दूसरी संस्थाएं भी कर सकती हैं। समाजीकरण दूसरी संस्था नहीं करेगी आपके लिए। बच्चे को गाली बकने में कोई आपका पड़ोसी नहीं मारेगा, बाप को ही मारना पड़ता चाटा कि गलत बोल रहे हो तुम, या तुम्हारे शब्दों सही उचित नहीं है। ये माँ या पिता ही तय कर सकते हैं, परिवार के सदस्य तय कर सकते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो परिवार नहीं करता, वो दूसरे काम दूसरी संस्थाओं के हैं, लेकिन कभी कभी परिवार को खुद भूमिका निभानी पड़ती है। जैसे एक बच्चा बड़े होकर कौन से व्यवसाय करेगा वो समाज तय करेगा उसकी योग्यता के हिसाब से। लेकिन अगर परिवार का ही कोई परंपरागत व्यवसाय है तो परिवार यहाँ पे भूमिका निभा रहा है उस व्यवसाय का गुण प्रदान करने की, योग्यता प्रदान करने की। परिवार ही आपको स्किल डेवलप कर रहा है। यानी ऐसे परिवार जो क्या करते हैं, परिवार आपके अगर उत्पादन इकाई की तुलना में उपभोग करने वाली इकाई बन जाते हैं, बन गया है आज का, याद रखिएगा। इसका मतलब परिवार क्या करता है? जिन परिवारों में खानदानी पैसे वाले हैं या कहीं ना कहीं खानदानी व्यवसाय चल रहा है, परंपरागत व्यवसाय चल रहा है, तो परिवार उस व्यवसाय के लिए उस बच्चे को तैयार भी करता है। जबकि ये काम किसका था? ये काम तो संस्थाओं का था, ये काम तो स्कूलों का, कॉलेजों का था, स्किल डेवलपमेंट संस्थाओं का था। लेकिन यहाँ पे परिवार ने अपनी भूमिका निभाई, इसे हम कहते हैं परिवार का द्वितीयक कार्य। क्लियर यहाँ तक? इसके अलावा शैक्षणिक कार्य। शैक्षणिक कार्य तो आपने स्कूल कॉलेजों के लिए बनाए गए हैं। स्कूल कॉलेज क्यों बनाए गए हैं? शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। बच्चे बचपन से प्ले स्कूल में जाते हैं, KG1 KG2 बाल बाटिका, सारे स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं। लेकिन बचपन की पहली एजुकेशन, पहली पाठशाला बच्चे का घर होता है। अगर घर से ही उसको अच्छे संस्कार सिखाए गए हैं, अच्छे तरीके से सिखाया गया है, तो समाज को एक अच्छा नागरिक प्राप्त होगा। क्योंकि बच्चा 8 घंटे स्कूल में रहता है, याद रखिएगा, लेकिन 16 घंटे घर में रहता है। तो 8 घंटे का प्रभाव कम होगा, 16 घंटे का प्रभाव ज़्यादा होगा। अगर 16 घंटे बच्चा नकारात्मक माहौल में रहता है, ठीक है, गलत माहौल में रहता है, ऐसे में 8 घंटे में आप कितने से बड़े स्कूल में बच्चे को भर्ती करा दीजिए, तभी बच्चा अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, बच्चा सामाजिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शैक्षणिक कार्य की सबसे पहली क्या है? सबसे प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है परिवार को। तीसरा, धार्मिक कार्य। याद रखिएगा, बच्चे को धर्म सिखाने के लिए कोई अलग से पंडित नहीं बुलाने पड़ेंगे, मौलवी नहीं बुलाने पड़ेंगे। बच्चे को धर्म रूप से, धर्म संस्कारों की बात आपको परिवार से सिखाई जाती है। दादी नानी होती हैं, वही रामायण और महाभारत इनकी कथाएं सुनाती हैं। तो बच्चे को धर्म, बचपन से ही धर्म का जो अंश होता है या धर्म की जो शिक्षा होती है वो परिवार से ही प्राप्त होती है। यही कारण है परिवार का द्वितीयक कार्य है। मनोरंजन, ठीक है, बच्चे घर में ही इंडोर गेम खेलते हैं। बच्चा बचपन से बड़ा होकर मैदान में नहीं चले जाता, छोटा होता ही। बच्चा बड़ा होगा तो जाके मैदान में खेलेगा, ग्राउंड में खेलेगा। बच्चे हमेशा इंडोर गेम खेलते हैं। बच्चे घर में ही मनोरंजन का माहौल तय मिलता है। बच्चों को बचपन से ही घरेलू कार्यों में निपुण करने की कोशिश करते हुए मनोरंजन गतिविधियां, बच्चों को डांस करना, ये सब बच्चे घर में ही सीखते हैं। परिवार का ही माहौल ऐसा मिलता है कि बच्चे की ग्रोथ होती है, पर्सनैलिटी ग्रो करती है। ये कहलाता है